जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे नाइजीरिया को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आपको याद होगा कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि नाइजीरिया का एक डेलीगेशन भारत पहुंचा था, जहां पर उन्होंने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का इंस्पेक्शन किया था और दोनों एयरक्राफ्ट ने उन्हें काफी ज्यादा प्रभावित किया था। और हम सब ये मान के चल रहे थे उसी वक्त कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को पहला एक्सपोर्ट कस्टमर मिल सकता है। खैर, तेजस की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अब एलसीएस प्रचंड को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नाइजीरियन आर्मी शुरुआती तौर पर 4 की संख्या में जो एलसीएस प्रचंड है इनको खरीदने वाली है और इसके लिए वो सॉफ्ट क्रेडिट अरेंजमेंट का इस्तेमाल करेंगे जो कि एचएएल की तरफ से ऑफर किया गया था। हालांकि अभी ऑफिशियल डील साइन नहीं की गई है, लेकिन इस बार चीजें काफी स्पष्ट तौर पर और पुख्ता तौर पर सामने आई है कि नाइजीरिया इस डील को बहुत जल्द फाइनलाइज करने वाला है और बातचीत ऑलरेडी एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है। लेकिन हम फिर से आपको बता दें कि जब तक डील फाइनलाइज नहीं हो जाती कोई भी चीज फाइनल नहीं होती, क्योंकि ऐसी भी खबरें पहले भी आती रही हैं। तो इस बार तो हम यही आशा करेंगे कि ये खबर पूर्णतया सत्य हो और पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर जो इंडियन अटैक हेलीकॉप्टर का है ये हमें देखने को मिल जाए। और नाइजीरिया के बाद ऐसा रिपोर्ट्स में कहा भी जा रहा है कि और भी कई देश हैं जो एलसीएस प्रचंड को लेकर काफी इंटरेस्टेड हैं और भारत से बातचीत कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट काफी कैपेबल होने वाला है और इस समय भारतीय वायुसेना को इस प्रकार के एयरक्राफ्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये वो एयरक्राफ्ट होगा जो मिराज 2000, मिग-29 और जैगुआर्स को रिप्लेस करेगा। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन को ट्रिगर कर दिया है। एक मीडिया संस्थान में ये कहा गया है रिपोर्ट में उनकी कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का बड़ा भाई है यानी तेजस मार्क टू है, ये इस समय शेप को ले रहा है और इसके लिए बाकायदा जो एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट है जिसको हम ASTE के नाम से जानते हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, इसको जिम्मेदारी मिली है कि ये तेजस मार्क टू को अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार करे। और इस रिपोर्ट के आने के बाद जो डिस्कशन है वो काफ़ी ट्रिगर किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो तेजस मार्क टू प्रोग्राम है ये फिलहाल तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का प्रोग्राम है और जहां तक पूर्व की रिपोर्ट सामने आई थी उसमें ASTE के इन्वॉल्वमेंट की बात हुई थी, लेकिन उनको उस समय बुलाया गया था और अभी कोई कंफर्म रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि ASTE ने इनको ज्वाइन किया हो। आपको बता दें कि तेजस मार्क टू को लेकर जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो यही है कि जो फंड्स है वो क्लियर किए जा चुके हैं और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज शुरू हो चुका है। और अगर हम अभी राजस्थान में जो भी इवेंट हुआ उसकी बात माने तो तेजस मार्क टू की जो पहली उड़ान है ये 2025 के अंत तक संभावित की जा रही है और 2025 के मध्य तक इसका जो रोल आउट है वो हमें देखने को मिल सकता है। ये एयरक्राफ्ट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और भारतीय वायुसेना तकरीबन 200 की संख्या में इन फाइटर जेट्स को खरीदेगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को शक्ति इंजन के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसने अभी तक करीबन 500 की संख्या में जो शक्ति इंजन्स हैं इनका निर्माण किया है, लेकिन बड़ी बात यह थी कि उनमें जो अधिकतर कंपोनेंट्स थे ये फ्रांस के द्वारा खुद सप्लाई किए जाते थे और कुछ चुनिंदा कंपोनेंट ही थे जिन्हें लाइसेंस के अंतर्गत भारत में बनाया जाता था। लेकिन अब शक्ति 1H1 इंजन का जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है ये एचएएल ने सिक्योर कर लिया है और ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अचीव करेगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उनका फुल कंट्रोल हो और जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं ये भारत में ही बनाए जा सकें। शक्ति 1H1 इंजन की बात करें तो ये सैफरॉन का आर्टिडेन 1H1 जो इंजन है उसका एक डेरिवेटिव है जो भारत में बनाया जाता है और इन्हें हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए विकसित किया गया है और इन्हें ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के और थल सेना के हेलीकॉप्टर जिसमें क्रमशः ALH मार्क 3 जिसको हम ध्रुव के नाम से जानते हैं, ALH मार्क 4 जिसको हम रुद्र के नाम से जानते हैं, इसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत को आने वाले 20 वर्षों में तकरीबन 2000 इंजन की जरूरत पड़ने वाली है और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने खुद का जो टर्बो शाफ्ट इंजन है ये विकसित करने का फैसला किया था जिसको हम HTSC 1200 के नाम से जानते हैं। लेकिन ये फ्रांस के ऊपर जो डिपेंडेंसी उसको कम कर देता और फ्रांस को कहीं ना कहीं इस चीज़ का आभास हो गया था कि उन्हें बिजनेस में इसके चलते बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और इसके लिए बिना देर किए उन्होंने जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है इंजन की ये भारत को ऑफर कर दिया है। और ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो कि इंश्योर करेगा कि जो इन इंजन के क्रिटिकल कंपोनेंट्स की सप्लाई है ये भी निर्विरोध रूप से होती रहेगी।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी 500 की संख्या में शक्ति इंजन्स का निर्माण कर रखा है, लेकिन अभी तक सर्टेन कंपोनेंट ही है जो कि लाइसेंस के अंतर्गत बनाए जाते रहे हैं, और बाकी चीज़ें जो है ये यहाँ पर जो सैफ्रॉन है वो सप्लाई करता था। लेकिन अब टीओटी मिलने के बाद जो एचएएल है इसका फुल कंट्रोल होगा टेक्नोलॉजी पर और कंपोनेंट्स पे, और ये इंजन बड़ी संख्या में आराम से बनाए जा सकेंगे। हमारी अगली बड़ी वीडियो आ रही है ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को लेकर के। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ऊपर अब लगातार खतरा मंडरा रहा है, और वो खतरा है इस प्रोग्राम के कैंसिल होने का। जी हाँ, आपने सही सुना। हम यहाँ पर कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो चीज़ें इस समय चल रही हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। जयदीप मावलंकर सर, जो कि रिटायर्ड इंडियन नेवी के पायलट रह चुके हैं और वो एलसी नेवी प्रोग्राम में चीफ टेस्ट पायलट की भूमिका भी निभा चुके हैं, उन्होंने काफ़ी फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करी है टेडबीएफ की स्लो डेवलपमेंट को लेकर के। हम सबको भी पता है कि टेडबीएफ को लेकर के हम सबको यही रिपोर्ट मिलती रही कि इसकी जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन है ये पूरी हो चुकी है और सीडीआर कंप्लीट होने के करीब है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक इस प्रोग्राम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल मिला भी नहीं है। एक तरफ भारत के पास 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको हम आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत के नाम से जानते हैं। विक्रमादित्य के लिए तकरीबन 40 से ज़्यादा की संख्या में आईएनएस मिग-29 खरीदे गए थे। इसके अलावा अगर हम आईएनएस विक्रांत की बात करें तो विक्रांत के पास कोई डेडिकेटेड फाइटर नहीं है, और जो 40 की संख्या में मिग-29 है ये उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते, और इसके लिए हम सब जो राफेल फाइटर्स हैं इनके तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप सबको पता होगा कि विक्रांत की एक सिस्टर क्लास ट्रिप को भी प्रपोज किया गया था, और अभी इसी वर्ष इसको लेकर काफ़ी बढ़ चढ़ के बात की गई है। लेकिन अभी भी इसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ठंडे बस्ते पर रखा है। अब ऐसा क्यों हुआ है इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन जब तक इस प्रोग्राम को ऑफिशियल मंजूरी सीसीएस की मिल नहीं जाती, हम ये नहीं कह सकते कि इसकी कोई भी टाइमलाइन सही है। क्योंकि पहले जो रिपोर्ट सामने आती थी उसमें 2026 में पहली उड़ान और 2030 से 32 के बीच में इसको भारतीय नौसेना में इंडक्ट किए जाने की बात आती रही है। लेकिन अभी तक सीसीएस का अप्रूवल नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि कोई भी टाइमलाइन अभी इसको लेकर नहीं की जा सकती, क्योंकि जब इसको सीसीएस अप्रूवल मिलेगा उसी समय से इसके डेवलपमेंटल टाइमलाइन को आप काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसको अगर आज ही सीसीएस अप्रूवल मिल जाता है तो आज से 4 वर्ष बाद आप इसके जो प्रोटोटाइप की पहली उड़ान है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 2 से 3 वर्ष बाद इसके इंडक्शन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सीसीएस अप्रूवल का ना मिलना अब लगातार इस चीज़ का डर बढ़ा रहा है कहीं इस प्रोग्राम को कैंसिल ना कर दिया जाए। और यही चीज़ जयदीप मावलंकर सर ने भी अभी हाल ही में ट्विटर पोस्ट पे की थी कि भारत सरकार को तुरंत तौर पर जो IAC-2 है, यानी हमारा जो दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको मंजूरी देनी चाहिए, क्योंकि खुद एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं उन्होंने क्लेम किया है कि कम से कम 5 वर्षों का समय लगेगा। और 5 वर्षों का समय का मतलब ये है कि अगर आज अप्रूवल मिल जाता है तब भी हमें यहाँ पर समय पे चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन अगर टेडबीएफ को लेकर ये माना जा रहा है कि 1 से 2 वर्षों की डिले और भी हुई तो यहाँ पर ये चीज़ें फिर उतना रिलेटेबल नहीं रह जाएंगी, और कहीं ना कहीं टेडबीएफ भी ठंडे बस्ते में जा सकता है। आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 के नेवल वेरिएंट, एमका के नेवल वेरिएंट को रिजेक्ट करने के बाद भारतीय नौसेना ने टेडबीएफ प्रोग्राम पे हामी भरी थी। लेकिन जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं टेडबीएफ के भविष्य पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अभी ऐसा क्यों हो रहा है इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।